बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रोमीटर के कुछ पार्ट्स और उसके बाद हमने पढ़ा था बोरन ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन। और आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। तो देखो स्टूडेंट, क्या होता है स्वतंत्रता की कोटि में अपन कोई अणु स्वतंत्र रूप से कितनी दिशाओं में गति कर सकता है उसे हम स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। मैं इसे लिख रहा हूं यहां पर, कोई अणु या परमाणु स्वतंत्र रूप से कितनी दिशाओं में गति कर सकता है उसे हम उस अणु या परमाणु की परमाणु की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। उसे उस अणु या परमाणु की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। स्वतंत्रता की कोटि का मान 3n होता है। स्वतंत्रता कोटि का मान 3n होता है। क्या होता है? 3n होता है। n यहां पर लिखेंगे n बराबर परमाणुओं की संख्या। n बराबर क्या लिखेंगे? परमाणुओं की संख्या। समझ गए? और गति कैसे कर सकता है? स्थानांतरण, घूर्णन एवं कंपन, ये ऐसे गति कर सकता है। स्थानांतरण गति, घूर्णन गति एवं कंपन गति, ये गति हो सकती है इसके अंदर स्टूडेंट्स। अब देखो, आपको एक बात बताते हैं कि सबसे पहले मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब ऐसा एटम, ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें एक ही एटम हो, उसमें केवल स्थानांतरण की गति पाई जाती है। ऐसे लिख लेता हूं, ऐसा अणु जिसमें केवल एक ही अणु हो, उसमें केवल स्थानांतरण की गति ही पाई जाती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे चींटी है। आप जैसे ये पार्टिकल बना रहे हैं यहां पर, स्थानांतरण, एक तो ये कोऑर्डिनेट, एक ये कोऑर्डिनेट और एक ये कोऑर्डिनेट। आप 3 कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं अपन एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। देखो स्टूडेंट्स, यहां मान लीजिए कोई चींटी बैठी है, वो चींटी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। कौन से मॉलिक्यूल का है? मोनोएटॉमिक। वो चींटी इधर जा सकती है, एक्स के सापेक्ष, फिर वाई के सापेक्ष जा सकती है और जेड के सापेक्ष जा सकती है। तो 3 डायरेक्शन में जा सकती है, इसलिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी उसमें?
डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3। कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 होगी। इसमें देखो घूर्णन नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल एटम है। घूर्णन तो इसमें अपने पास डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे तभी घूर्णन होगा, और वाइब्रेशन भी तभी होगा जब डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कोई घूर्णन नहीं होगा, केवल क्या होगा? स्थानांतरण होगा, और स्थानांतरण की कोटि क्या होती है? 3 होती है। ठीक है। दूसरा देखें, अपने पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कौन सा मॉलिक्यूल्स? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें 2 एटम पाए जाते हो। कितने एटम पाए जाते हो? 2 एटम पाए जाते हो। और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रेखीय और एक अरेखीय। सबसे पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें 2 एटम पाए जाते हो, एटम पाए जाते हैं। एवं ये रेखीय होते हैं। कैसे होते हैं? रेखीय होते हैं। अरेखीय तो हो ही नहीं सकते स्टूडेंट्स, केवल रेखीय हो सकते हैं। ठीक है। तो रेखीय में देखो इसमें स्थानांतरण की कोटि, सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा स्थानांतरण की कोटि। कितनी होंगी भी स्थानांतरण की कोटि? देखो स्थानांतरण की कोटि अपने पास, कोई स्थानांतरण एक इधर जा सकता है, जैसे 2 चींटी आपस में जुड़ी हुई हैं, ये चींटी पहले इधर जा सकती हैं, फिर ऊपर की तरफ जा सकती हैं, फिर इधर आ सकती हैं। तो स्थानांतरण की कोटि कितनी होगी? 3। उसके बाद देखो घूर्णन क्या हो सकता है इसमें? घूर्णन की कोटि बराबर ले देता हूं मैं 2। अब घूर्णन देखो कैसे हो सकता है, मान लीजिए इससे इसके सापेक्ष है तो ये y के सापेक्ष घूर्णन हो सकता है, और फिर यहां रखा है तो इसमें z के सापेक्ष घूर्णन हो सकता है। यहां मान लीजिए x के सापेक्ष कोई पार्टिकल रखा है तो एक तो y के सापेक्ष घूर्णन हो सकता है, एक z के सापेक्ष। मान लीजिए अपना ये पार्टिकल है स्टूडेंट्स, इस पार्टिकल को ऐसे मान रखा है, यहां पार्टिकल है तो इसमें ये इस प्रकार से घूर्णन कर सकता है, और तीसरा मान लिया ऐसे रखा है तो ये इस प्रकार से भी घूर्णन कर सकता है। तो जिस एक्सिस पे रखा है उसके अलावा अन्य 2 एक्सिस पे ये घूर्णन कर सकता है, इसलिए घूर्णन की कोटि का मान कितना होगा? 2। तीसरा देखो स्टूडेंट्स, कंपन की कोटि, कंपन की कोटि बराबर 1। कंपन की कोटि स्टूडेंट 1 कैसे हो सकती है? देखो कंपन इसमें, यहां कंपन, इस पार्टिकल देखें तो इसमें कंपन हो सकता है, इसमें देखेंगे तो इसमें होगा, इसमें देखें तो इसमें होगा। कंपन, कंपन का मतलब वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इसमें बैंड पड़ जाएंगे, और इसमें कंपन यहां भी हो सकता है, फिर ये पार्टिकल यहां हो तो यहां कंपन हो सकता है, ये पार्टिकल यहां हो तो यहां कंपन हो सकता है। तो कंपन कितने होंगे? 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे भी? टोटल 6। टोटल कितने होंगे? 6। आप इसको लिख सकते हैं 3n। 3n, n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो टोटल कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता की कोटि टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 6। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट, अपने पास कोई ऐसा एटम्स जो पॉली एटॉमिक हो, ये तो रेखीय आ गए अपने पास, अब पॉली एटॉमिक की देखेंगे। अब देखिए भाई, पॉली एटॉमिक, दो स्टूडेंट अपन पढ़ रहे हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक
मॉलिक्यूल्स। कौन सा मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दो प्रकार का हो सकता है भाई। कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार। एक तो लिखेंगे रेखीय पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरा क्या होगा? अरेखीय पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक तो क्या होगा? रेखीय, और एक क्या होगा? अरेखीय। रेखीय का मतलब जिसकी स्ट्रक्चर लीनियर हो, और अरेखीय का मतलब जिसके स्ट्रक्चर नॉन लीनियर। इसमें देखो स्थानांतरण की कोटि, स्थानांतरण की कोटि, स्थानांतरण की कोटि स्टूडेंट्स में होंगी 3। 3 स्थानांतरण की कोटि होंगी। मैं यहां पर इसका डायग्राम भी बना देता हूं। ये अपने पास 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। 3 कोऑर्डिनेट है। इसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। और इसको क्या बोलेंगे? जेड एक्सिस। यहां पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, लाइनर हो या नॉन लाइनर हो। मान लीजिए ऐसे रखा है ये पार्टिकल, तो पहले तो इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। नॉन लाइनर है ये। तो स्थानांतरण की कोटि कितनी होंगी? 3। और रेखीय होगा तो भी ऐसे ही जाएगा या फिर इधर जाएगा। 3 स्थानांतरण हो सकते हैं। स्थानांतरण के बाद फिर दूसरी कोटि देखो, इसमें घूर्णन की कोटि। अब देखो घूर्णन की कोटि इसमें कितनी होंगी स्टूडेंट्स? घूर्णन की कोटि इसमें 2 होंगी। कितनी होंगी? 2। घूर्णन देखो इसके सापेक्ष, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इसके सापेक्ष या इसके सापेक्ष 2 घूर्णन हो सकते हैं। तो घूर्णन की कोटि कितनी होगी? 2। तो टोटल अपन क्या लिखें? कंपन की कोटि, कंपन की कोटि। तो जितनी कोटि है ना वो 3n में से घटा देंगे। तो कोटि अपने पास क्या थी? 3n माइनस 3 और 2 5। किसी रेखीय मॉलिक्यूल के लिए यदि कंपन की कोटि निकालनी हो तो 3n माइनस 5। क्या आएगा? 3n माइनस 5। अब इधर चलोगे, अरेखीय में सबसे पहले स्थानांतरण की कोटि कितनी है? स्थानांतरण की कोटि अपने पास 3 है। कितनी है? 3। दूसरा देखो घूर्णन की कोटि, घूर्णन की कोटि, घूर्णन की कोटि कितनी है स्टूडेंट? देखो घूर्णन की कोटि इसमें 3 होगी। मान लीजिए ये जो पार्टिकल है ऐसे रखा हुआ है, नॉन लाइनर है, तो घूर्णन देखो इसको आप कल्पना करेंगे, घूर्णन यहां भी हो सकता है, घूर्णन यहां भी हो सकता है, घूर्णन यहां भी हो सकता है। तो घूर्णन की कोटि कितनी होंगी? 3। तो तीसरी अपने पास कंपन की कोटि बराबर क्या हो जाएंगी? 3n माइनस 6। 3n माइनस 6 कोटि हो जाएगी। कितनी हो जाएंगी? 3n माइनस 6। तो रेखीय के लिए तो अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 3n माइनस 5। और अरेखीय के लिए क्या लिखेंगे? 3n माइनस 6। स्वतंत्रता की कोटि हो जाएगी। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसमें, और एग्जांपल्स का अपन वेरीफाई करेंगे। तो देखना भी,
देखो एग्जाम्पल जैसे HCl। HCl कैसा एटम है? रेखीय। कैसा है? रेखीय। रेखीय मॉलिक्यूल है। एटम कितने हैं इसमें? n की वैल्यू n = 3 है। n कितने हैं? 3। रेखीय मॉलिक्यूल है और 3 है, तो इसमें स्थानांतरण की कोटि कितनी हो जाएगी? स्थानांतरण बराबर 3, घूर्णन बराबर 2, और अपने पास फॉर्मूला है 3n-5। ये फॉर्मूला है। n की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 × 3 - 5 बराबर कितनी हो जाएगी? 3 × 3 = 9, 9 - 5 बराबर 4। तो कंपन की कोटि कितनी हो जाएंगी? कंपन की कोटि बराबर 4। ये कंपन की कोटि हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखें। जैसे बेंजीन है C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन में देखो कैसा अणु है? सबसे पहले ये देखना है अरेखीय। अरेखीय, अरेखीय। इसमें n की वैल्यू कितनी है? n बराबर लिखेंगे 6 दूनी 12। कितनी लिखेंगे? 12। घूर्णन कितने होंगे? घूर्णन बराबर 3, और स्थानांतरण कितने होंगे? स्थानांतरण बराबर 3, और कंपन, कंपन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 3n-6। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट? 3n-6। तो n की वैल्यू कितनी है? अपने पास n की वैल्यू 12 है, तो लिखेंगे 3 × 12 - 6 बराबर 30। तो 30 कोटि किसकी होगी? कंपन की कोटि 30 होगी। कितनी कोटि होंगी? 30। अब देखना भी अमोनिया मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लिखने जा रहे हैं अमोनिया मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, अमोनिया मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर या अरेखीय। अरेखीय है। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 4 है। कितनी है? 4। अब n की वैल्यू 4 है तो अपन फॉर्मूला लिखेंगे। पहले देखो इसमें स्थानांतरण की कोटि, स्थानांतरण की कोटि बराबर 3। घूर्णन की कोटि कितनी होगी भी? घूर्णन की कोटि बराबर 3, और कंपन की कोटि, कंपन की कोटि बराबर क्या लिखें? कंपन की कोटि कैसे याद करें अपन? फॉर्मूला है 3n-6। तो n की वैल्यू कितनी है? 4। तो अपन लिखेंगे 3 × 4 - 6, तो बराबर क्या हो जाएगी? 6। समझ गए स्टूडेंट्स? ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में करने हैं। अब जैसे CO2 है, मॉलिक्यूल है CO2। देखना भाई, CO2 मॉलिक्यूल्स। कौन सा मॉलिक्यूल? CO2 मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। अब CO2 मॉलिक्यूल में देखो क्या होगा? कैसा है? रेखीय। कैसा है? रेखीय मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए इसको रेखीय बोलेंगे। n की वैल्यू कितनी होगी भी? n की वैल्यू 3 होगी। स्थानांतरण की कोटि बराबर कितनी होगी? 3, और उसके बाद घूर्णन की कोटि कितनी होगी भी? घूर्णन की कोटि बराबर कितनी होती है रेखीय में? 2, और कंपन बराबर क्या लिखेंगे? कंपन की कोटि बराबर 3n-5। ये फॉर्मूला लगता है, तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे 3 × अपने पास मॉलिक्यूल्स हैं, एटम है 3 - 5,
तो ये हो जाएगा आपके 4। कंपन की कोटि कितनी हो जाएगी 4। अब एक मॉलिक्यूल है जैसे एसिटिलीन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, कैसा है रेखीय है, N की वैल्यू कितनी है 4। तो इसमें आप देखो इसमें स्थानांतरण की ट्रांजिशनल इजिकल टू 3 और दूसरी रोटेशनल इजिकल टू रेखीय, तो रेखीय में 2 और वाइब्रेशनल इजिकल टू 3n-5। तो अपन लिखेंगे 3 × 4 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 12 - 5 बराबर 7 कोटि हो जाएंगी। कंपन की कितनी कोटि हो जाएगी 7। एक मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, क्या बोलते हैं इसको ग्लूकोज में आपको देखना है कितनी कोटियां होंगी। तो ग्लूकोज की कोटि देखें तो क्या करना है, देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, कैसा मॉलिक्यूल है। यहां लिखेंगे ग्लूकोज C6H12O6, यहां लिखेंगे अरेखीय, क्या लिखेंगे अरेखीय। N की वैल्यू क्या है 12 और 6 18 और 6 24 है। कितनी वैल्यू है 24 हो गई। अब देखो घूर्णन की कोटि बराबर क्या लिखेंगे 3। उसके बाद स्थानांतरण की कोटि क्या लिखेंगे 3 और कंपन की कोटि बराबर क्या लिखेंगे 3n-6। तो अपने पास क्या हो जाएगा 3 × 24 - 6 क्या आ जाएगी 24 या 72 - 6 अपने पास बचेगी 66। कितनी कोटियां आएंगी 66। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप किसी अणु के घूर्णन की कोटि और कंपन की कोटि और स्थानांतरण की कोटि अणु में ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस प्रकार का पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।